हिराकू सरप्राइजिंग फेस के साथ अपने न्यू बिग हाउस को देख रहा होता है जिसे एल्फ लू एंजल ने मिलकर हिराकू के लिए बनाया होता है। हिराकू कहता है कि फाइनली हमारा न्यू हाउस बिल्ट हो गया है, ये सच में एक बड़ा घर है। तो एल्फ कहती है हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हम सब एक अच्छे और बड़े घर में रहें, तो इसीलिए हमने तुम्हारे लिए भी एक बड़ा घर बना दिया है। देन एंजल कहती है कि क्यों ना अब इस घर के अंदर से टूर किया जाए। एंड देन ये सब इस घर के अंदर चले जाते हैं। लू हिराकू से कहती है कि अभी जहाँ पर हम हैं ये मेन एरिया है, इस मेन एरिया के लेफ्ट साइड पर तुम्हारा लिविंग रूम है एंड मेन हॉल के राइट साइड पर एक किचन है एंड किचन के सामने ही अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम है। इस घर में घूमते घूमते हिराकू उसी बड़े ट्री को देखता है एंड कहता है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्री उधर से हमें देख रहा हो, क्योंकि इस ट्री के साथ अब मेरी काफ़ी मेमोरीज हैं। एंड हिराकू उन गुरु एंड यूकी के लिए भी स्टैटूज बनाता है एंड इन स्टैटूज को अपने न्यू घर के मेन डोर के इर्द गिर्द रखता है, क्योंकि ये दोनों ही हिराकू के सबसे पहले फ्रेंड बने थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हिराकू किचन में होता है एंड वो कहता है कि अभी तक के लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो अब इधर मेरे पास है। कि इधर ही लू एंड एंजल आ जाती है। एंजल कहती है कि हिराकू तुम क्या कर रहे हो, जिस पर हिराकू इसको बताता है कि मैं एक न्यू डिश ट्राई कर रहा हूँ। लू पूछती है कि न्यू डिश, क्या तुमने कभी इसको टेस्ट भी किया है या नहीं, जिस पर हिराकू कहता है कि हाँ मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है एंड ट्रस्ट मी ये बहुत डिलीशियस है, तुम दोनों समझ जाओगी जब तुम पर्सनली इसको टेस्ट करोगी। जिस पर एंजल कहती है कि अच्छा तो इस न्यू डिश का नाम क्या है, तो हिराकू जवाब देता है कि इसको करी कहते हैं एंड अभी भी कुछ चीज़ें मिस हैं पर मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। जिस पर वो लू कहती है कि क्या ये डिश रेडी करना डिफ़िकल्ट है, जिस पर हिराकू जवाब देता है कि नहीं नहीं ये बहुत इजी है एंड अब चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ न्यू प्लांट्स दिखाता हूँ एंड उधर से ही हमें बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाएगी जो जो हमें इस डिश के लिए चाहिए। इसीलिए हिराकू इन दोनों को लेकर अपने उन न्यू प्लांट्स के पास ले आता है एंड इनको बारी बारी सब प्लांट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। बेसिकली ये सब करी को बनाने के लिए बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसा कि टमाटर्स, ऑनियंस, चिली पेपर्स ETC। इन सब को जमा करने के बाद हिराकू इन सब को एक टेबल के ऊपर रख कर इन पर काम शुरू करने वाला होता है कि इधर एल्फ आ जाती है। हिराकू इससे कहता है कि सो क्या तुम अकेली ही मेरी हेल्प के लिए आई हो, जिस पर वो एल्फ कहती है कि हाँ वो क्या है ना कि लू एंड एंजल ने मुझे कहा है कि वो हमारी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि वो दोनों किसी रिसर्च में बिजी है। जिस पर हिराकू कहता है कि चलो खैर जो भी है हम दोनों ही काफ़ी हैं इस कड़ी को बनाने के लिए। इसके बाद ये दोनों कड़ी बनाने में बिजी हो जाते हैं। हिराकू स्टेप बाय स्टेप एल्फ को गाइड करता है एंड इस तरह एल्फ हिराकू की हेल्प करते हुए इस कड़ी को ये दोनों बनाते हैं। इन दोनों को कड़ी बनाते हुए बाकी कुछ एल्फ्स एंड डॉग्स भी देखना शुरू कर देते हैं। जब कड़ी फाइनल स्टेप पर आती है तो हिराकू एल्फ से कहता है कि कड़ी तो बनने वाली है पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। एंड ये कहते ही हिराकू को याद आ जाता है कि इन्होंने नान तो बनाए ही नहीं एंड बगैर नान के तो कड़ी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। एल्फ कहती है कि नान, अरे नहीं हमने नान तो बनाए ही नहीं। पर हिराकू ये नान क्या होते हैं? हिराकू कहता है कि अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, ज़रा रुको मुझे सोचने दो कि हमें कितने नान चाहिए। एंड काउंटिंग करने के बाद ये दोनों अब नान बनाने लग जाते हैं। पहले ये नान के बेसिक मटेरियल को रेडी करते हैं एंड देन नान को कुक करने लग जाते हैं। इवनिंग टाइम फाइनली अब वो वक्त आ गया है जब ये सब कड़ी को खा सकेंगे। इन सब ने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया होता तो अब इन सब को काफ़ी भूख लग रही होती है। हिराकू इन सब को कॉन्टीन्यूसली कड़ी के बारे में बताए जा रहा होता है बट ये सब जस्ट ये सोच रही होती हैं कि ये कड़ी खाएं या ना खाएं, क्योंकि कड़ी भी इन सब के लिए न्यू थी। एंड सेम एज जब हिराकू इस कड़ी को नान के साथ सबसे पहले इन सब
के सामने टेस्ट करता है तो ये सब भी करी को खाना शुरू कर देती हैं। लू एंड एंजल एंड बाकी सब एल्फ को ये कड़ी काफ़ी पसंद भी आती है। लू कहती है कि ये कड़ी सच में बहुत टेस्टी है, इवन के ये कड़ी मेरे रिसर्च के लिए भी वर्थी है, मैं इस पर अपनी रिसर्च करूँगी। एंड देखते ही देखते ये सब अपनी फर्स्ट प्लेट को फिनिश करने के बाद सेकंड प्लेट के लिए लाइन भी बना लेते हैं, जिस पर हिराकू सोचता है कि कहीं मैं एक बार फिर कड़ी टेस्ट किए बगैर ही ना रह जाऊं, तो इसीलिए वो कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए भी रखना। बट अनलकीली फिर से हिराकू को जस्ट 1 बाइट ही खाने को मिलती है, जिसे खाने के बाद हिराकू कहता है कि मैं हैप्पी हूँ, कम से कम मुझे ये तो मिली। अब क्योंकि दोबारा विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तो इसीलिए अब सब विंटर के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अब ज़ोबोतुन सारा दिन उसी ट्री पर बैठी रहती है ताकि वो विंटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ बना सके। इसीलिए ज़ोबोतुन की सब ज़रूरी चीज़ें हिराकू ज़ोबोतुन को उधर ही खुद ही ला कर दे देता है। विंटर में कोरो एंड यूकी हंट बहुत कम करते हैं, इसीलिए ये सब विंटर के लिए जितना हो सके मीट को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। हिराकू ने तो अब विंटर के लिए काफ़ी सारी वुड्स को भी अपने स्टोरेज रूम में स्टोर कर लिया होता है। और जहाँ तक बात है वेजिटेबल की, तो हिराकू इनको पहले इन बॉक्स में स्टोर करता है। और हाँ, फर्स्ट वाले बॉक्स में वेजिटेबल्स हैं, सेकंड वाला बॉक्स टोटली एम्प्टी होता है। बट एनीवेज इन वेजिटेबल्स को इन बॉक्स में रखने के बाद इन पर एक कपड़े जैसी चीज़ डाली जाएगी ताकि इन पर बर्फ़ जम जाए, एंड ऐसा करने से ये बॉक्स एक फ्रिजरेटर की तरह वर्क करेंगे। इधर ही साइड पर हिराकू लू को मैजिक यूज़ करते देखता है एंड देन वो खुद भी मैजिक का यूज़ करने की ट्राई करता है, बट हिराकू मैजिक का यूज़ नहीं कर पाता। देन हिराकू कहता है कि काश मैं भी मैजिक यूज़ कर सकता, पर मुझे पता है कि मैं मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता। बट इन सबको मैजिक यूज़ करते देख मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करनी चाहिए। एंड इसी बात को माइंड में रखते हुए हिराकू नाइट टाइम एल्फ से इसी बात को शेयर करता है, जिस पर एल्फ इससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मे भी अगर तुम रिहर्सल करते रहो एंड बेसिक मैजिक पर ज़्यादा फोकस करो तो आई होप तुम भी मैजिक का यूज़ कर सकोगे, क्योंकि अब तुम मुझे ही देख लो कि मैं अभी भी काफ़ी सारे मैजिक ऐसे हैं जो कि मैं भी यूज़ नहीं कर सकती, बट लू एंड एंजल यूज़ कर सकती हैं। इस एल्फ की बात सुनकर हिराकू कहता है कि तुम सब बहुत अमेजिंग हो, तुम मैजिक यूज़ कर सकते हो, जिस पर वो एल्फ कहती है कि नहीं, मैजिक का यूज़ करना एक बहुत छोटी बात है। अगर तुम मेरी नज़र से देखो तो इधर सबसे ज़्यादा अमेजिंग तुम हो हिराकू। तुम इस डेथ ऑफ फॉरेस्ट में अकेले रहते रहे और फिर तुमने हम सबको रहने की जगह दी। ट्रस्ट मी हिराकू, ऐसा तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। सो तुम अब समझे, तुम सच में अमेजिंग हो। इस एल्फ की बातें सुनकर हिराकू भी चीयर अप हो जाता है। इन जस्ट ब्लिंक ऑफ आइज विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। विंटर में हिराकू और बाकी सब अपना सारा टाइम घर के अंदर ही स्पेंड करते हैं, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि सारा दिन घर पर बोर होने से अच्छा कुछ कर ही लिया जाए, इसीलिए हिराकू इन सबको कुछ न्यू गेम्स इंट्रोड्यूस करवाता है एंड इन सबको इन गेम्स के रूल बताता है, जिसे सुनते ही लू एंड एंजल अपनी पहली गेम लगाती हैं। बट लू इस गेम को हार जाती है एंड सेम एज अब बाकी सब भी अब सारा टाइम इन गेम्स को खेलते रहते हैं। इवन के कोरो एंड यूकी भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो भी इन गेम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। लू कोरो को चैलेंज देती है, पर लू कोरो से भी हार जाती है एंड इसके बाद हिराकू, लू, कोरो, एंजल ये सब एक गेम खेलते हैं। इसी बीच हिराकू अपनी फाइनल चाल चलता है एंड इसे लगता है कि वो श्योर इस गेम को विन कर जाएगा, बट रियलिटी इज़ ऑलवेज सैड। हिराकू इस गेम में हार जाता है, इवन के कोरो पहले नंबर पर आता है। बट एनीवेज ऐसे ही गेम खेलते खेलते इनका विंटर सीजन गुजरता है। समर स्टार्ट होने के बाद जब सारी आइस मेल्ट हो जाती है, तब हिराकू अपने घर से बाहर आता है
इसके पीछे पीछे लू एंड एंजल भी आ जाती है। ये दोनों हिराकू से पूछती हैं कि आज क्या किया जाए। अब इससे पहले कि हिराकू इनको जवाब देता, ज़ोबोतोन अलर्ट अलार्म बजा देती है क्योंकि एक ड्रैगन इन पर अटैक करने के लिए इनकी तरफ आ रहा होता है। एंड ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है।